हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 विज्ञान एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं। ये जो बुक है क्लास 6 विज्ञान की, वो विज्ञान को लेकर के आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 9, जिसका टाइटल है सजीव एवं उनका परिवेश, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें ये बताया हुआ है कि कोई भी सजीव, जिसमें पेड़ पौधे और जानवर दोनों आते हैं, वो जिस भी परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में वो आराम से रह सके, इसके अकॉर्डिंग वो अपने अंदर कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। और ये परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है, इसको हम अनुकूलन बनते हैं। तो इस चैप्टर में अलग अलग तरीके के जो परिवेश हैं, जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र, जैसे कि समुद्री आवास, इन सभी में जो भी पेड़ पौधे और जो भी जानवर पाए जाते हैं, उनमें क्या क्या विशिष्ट गुण पाए जाते हैं ताकि वो उन आवास में आराम से रह सके, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया हुआ है। इस चैप्टर में लास्ट में ये भी बताया हुआ है कि सजीव और निर्जीव में आप किन किन गुणों के बेसिस पर अंतर कर सकते हो, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट किया गया है दो परिवेश, दो आवास के बारे में बताते हुए, और इसमें शुरुआती समय में बताया है मरुस्थलीय क्षेत्र और समुद्री जो क्षेत्र है, वहाँ पर दो जानवर पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि ऊंट वहाँ पर पाया जाता है, और समुद्र में बताया गया है मछली के बारे में कि दोनों में क्या विशिष्ट गुण होते हैं जिसकी वजह से वो उन परिवेश में आराम से रह सकते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि वहाँ पर पानी की कमी होती है, और पानी की कमी के साथ साथ वहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है तो मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगी। तो यहाँ पर ऊंट में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जिससे वो इन परिस्थितियों में भी आराम से रह पाता है। जैसे कि ऊंट के पैर जो हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं ताकि वो उस जमीन की जो गर्मी है, उस रेत की जो गर्मी है, उससे अपने शरीर को काफ़ी दूर रखता है। दूसरा, वहाँ पर पानी की कमी होती है, इसलिए ऊंट जो है अपने शरीर से पानी की जो हास जो होता है या पानी का जो निकलना है वो काफ़ी कम करता है हर एरिया में। जैसे कि जो यूरिन है उसके थ्रू भी वो काफ़ी कम जो है पानी निकालता है। दूसरा, मल जो है उनका शुष्क होता है, पसीना जो है वो उनको नहीं आता है क्योंकि शरीर से जल का हास बहुत कम उनको करना होता है, और इसीलिए बिना पानी के भी वो लंबे समय तक अपने आप को जीवित रह सकते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से ऊंट जो है वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनके शरीर में कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं ताकि वो उस परिवेश में आराम से रह सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं समुद्री आवास की। तो समुद्री आवास में जो मछलियां पाई जाती हैं, मतलब समुद्र में जो मछली हैं उनमें क्या विशिष्ट गुण होते हैं ताकि वो जल में आराम से रह पाती हैं। आप सभी को पता है कि मछली का जो शरीर है वो धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय मतलब इस तरीके से उनका जो माउथ है, जब वो पानी में ट्रेवल करते हैं तो पानी जो है इस तरीके से बगल से उनके दोनों तरफ से निकल जाता है और वो पानी को चीरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा उनके शरीर का, मछली का जो शरीर है वो चिकने सल्कों से ढका होता है। अब ये जो चिकने सल्क हैं उनको सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, ताकि दूसरा जल में सुगम गति करने में भी सहायक होते हैं। मछली का जो पंख और पूंछ जो है वो चपटी होती है, वो जल के अंदर उनका दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मछली के गिल या जिनको क्लोम भी बोलते हैं, ये होते हैं जो उन्हें जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। तो ये कुछ विशिष्ट गुण होते हैं मछली में जिससे वो जल में आसानी से रह पाती है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि कोई भी जो सजीव है वो जहाँ पर भी रहते हैं, वो जिस परिवेश में भी रहते हैं, उसको बोलते हैं आवास। अब ये जो आवास जो होता है, इस आवास के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। इससे पहले अनुकूलन की यहाँ पर परिभाषा दी हुई है कि कोई भी जो सजीव है वो जिस भी परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में रहने लायक उनके शरीर में कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति जो है उनके शरीर में, पौधे और जंतुओं में, उस परिवेश में रहने लायक उनको योग्य बनाती है। और ये विशिष्ट जो गुण होते हैं उन्हीं को बोलते हैं अनुकूलन। अभी जैसे हमने देखा ना कि ऊंट जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में आसानी से रह सकता है। अगर ऊंट जो है वो पानी की कमी को ना सहन कर पाए तो उसके लिए तो मरुस्थलीय क्षेत्र में रहना बहुत मुश्किल हो जाए। ओके, तो ये विशिष्ट गुण उसमें पाया जाता है, तभी वो वहां पर रह पाता है। अभी जो आवास होता है, ये आवास भी दो तरीके के होते हैं। स्थलीय आवास मतलब जमीन पर जो आवास पाए जाते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि
वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। दूसरे आवास हैं जो जल में पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं जलीय आवास, और इनके एग्जाम्पल हैं जलाशय, दलदल, झील, नदियां, समुद्र, जहाँ पौधे और जंतु जल में रह सकते हैं। अब कोई भी जो आवास होता है उसमें कुछ जीव होते हैं, जैसे कि पौधे और जंतु, ये होते हैं जैव घटक, और कुछ उस आवास में होते हैं अजैव घटक, जैसे कि चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा, ये सभी अजैव घटक हैं। तो कोई भी सजीव जो है वो किसी परिवेश में रहता है तो उसके लिए जैव घटक और अजैव घटक जो है वो दोनों ही उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और उसके जीवन पर ये दोनों ही प्रभाव डालते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक आवास के बारे में डिस्कस करेंगे। एक इम्पोर्टेंट वर्ड है पर्युनुकूलन। जैसे अनुकूलन हमने देखा कि किसी भी सजीव के शरीर में जो परिवर्तन आता है, अनुकूलन में क्या होता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है अनुकूलन, और जो फिर परिवर्तन आया वो परमानेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो आप जो है वो मैदानी भाग में रहते हो और आपको पर्वतीय क्षेत्र में जाना है। पर्वतीय क्षेत्र में आप सभी को पता है कि जब आप पर्वतीय क्षेत्र में आप चढ़ाई करते हो तो आपका जो सांस है वो फूलने लग जाता है। इसके लिए आप क्या कर देते हो, कुछ दिन भाई पर्वतीय क्षेत्र में आप चले जाएं तो हम कुछ दिनों तक श्वास लेने और शारीरिक व्यायाम मतलब एक्सरसाइज जो करते हैं उसमें हमें क्या होती है, असुविधा होती है। तो हमें पहाड़ पर आराम से रहने के लिए तीव्र सांस लेना पड़ता है, जिससे कुछ दिनों बाद जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग, उस वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को हम ढाल लेते हैं और फिर हमें श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो अल्प अवधि में कुछ समय में किसी स्पेसिफिक एक जीव के शरीर में जो छोटा मोटा परिवर्तन हुआ उसको बोलते हैं पर्युनुकूलन। ओके, अब यहाँ पर एक एक जो आवास है, सबसे पहले मरुस्थलीय आवास की बताई हुई है। तो यहाँ पर जो जीव है ऊंट, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में हम देखेंगे। आप सभी को पता है कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों में होते हैं छोटे छोटे रोम छिद्र, और इन रोम छिद्र से पानी का हास होता है। तो यहाँ पर मरुस्थल के जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं कि मरुस्थल के पेड़ पौधों में जो है वो पत्तियां या तो बिल्कुल अनुपस्थित होंगी, अगर हैं तो छोटे छोटे रूप में होगी, कांटों के रूप में यहाँ की पत्तियां होती हैं। इन पत्तियों से जो, ताकि जो पानी का जो हास होता है, पानी की जो कमी होती है वो ना हो पाए। दूसरा, यहाँ पर जो तना होता है उसके ऊपर भी एक मोम का आवरण रहता है, ताकि वहाँ पर जल का जो निकासी है वो बिल्कुल ना हो पाए पेड़ों से। और जो पत्तियां हैं उनके ऊपर भी मोम का आवरण होता है, एक तरीके से पानी की कमी को, पानी के हास को रोकने के लिए। दूसरा, यहाँ की जो एक तरीके से जो जड़ें जो होती हैं वो काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी गहराई तक होती हैं, ताकि पानी तक अपनी पहुँच बना सके। अब यहाँ पर आपने नागफनी देखा होगा मरुस्थलीय क्षेत्र में, जिसको कैक्टस बोलते हैं। तो इसमें जो आप जो ग्रीन ग्रीन कलर देखते हो वो रियल में उसका क्या है, तना है। ये आपको ध्यान में रखना है। वो लगता ऐसे है कि पत्ती है, उसके ऊपर आप जो कांटे देखते हो ना, कांटे देखते हो, वो उनकी पत्तियों का बदला हुआ रूप है, ताकि वो पानी के हास को रोक सके। ओके, तो एक बार यूपीएससी में इसको लेकर के क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि जो मरुद्भिद जो पौधे होते हैं उनमें क्या क्या विशेष गुण होते हैं जिसकी वजह से वो मरुस्थलीय परिस्थितियों में आराम से रह सकते हैं। तो ये सारे गुण उनमें पाए जाते हैं। यहाँ पर दूसरे जंतुओं की अगर हम बात करें तो देखो, ऊंट जो है उसकी तो टांगे लंबी होती हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी तो जानवर होते होंगे, जैसे कि चूहे हैं, सांप हैं। वो कैसे रहते होंगे? तो वो जमीन में बहुत गहराई में जाकर के अपना घर बनाते हैं, ताकि जो गर्मी है वो उनके ऊपर कम से कम इफेक्ट डाल सके। ओके, दूसरा यहाँ पर बताया हुआ है पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, कि आप सभी को पता है कि पर्वतीय क्षेत्र जो है वो सामान्यतः ठंडे होते हैं, तेज हवा इनमें चलती है, और शीतकाल में यहाँ पर हिमपात भी होता है। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे और जंतुओं में क्या विशिष्ट गुण पाए जाते हैं? तो आप अगर पेड़ों को देखोगे तो पेड़ जो है वो यहाँ पर इस तरीके से ढलवा होते हैं। यहाँ के पेड़ शंकुआकार होते हैं, इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। कुछ वृक्षों की पत्तियां जो सुई के आकार की होती है, ताकि वर्षा का जल और हिम जो है, बर्फ अगर पड़े तो सरलता से नीचे की ओर खिसक जाए, इन पेड़ पौधों पर वो ना रुक पाए। दूसरा यहाँ पर बताया हुआ है कि जानवरों की अगर हम बात करें तो जानवरों की जो खाल होती है, जो स्किन होती है, वो काफ़ी मोटी होती है, और उसके ऊपर भी जो फर है वो पाए जाते हैं। ये जो फर हैं वो इनके शरीर को पूरे तरीके से ढके होते हैं, इनके जो पंजे उन सभी तक, ताकि इनको ठंड से बचाया जा सके। पहाड़ी जो बकरी होती है उसके खुर जो है वो काफ़ी मजबूत होते हैं, ताकि ढालदार चट्टानों पर जब वो दौड़ती है तो उसको काफ़ी अनुकूलित ये चीज़ें बनाती हैं। तो ये हमने मरुस्थलीय क्षेत्र और पर्वतीय आवास दोनों के बारे में देखा, और देखा ये भी कि क्या क्या उनमें विशिष्ट गुण पाए जाते हैं।
अब बात कर लेते हैं घास स्थल की। तो शेर जो है वो या तो वन या फिर घास स्थल में रहता है। ऐसा शक्तिशाली जंतु है शेर जो हिरण जैसे जंतुओं को शिकार करके उनको मार करके खा जाता है। तो शेर का रंग होता है मटमैला हल्का भूरा। तो आराम से घास स्थलों में वो अपने आप को मिक्स कर लेता है घास के साथ में। दूसरा, शेर के जो आगे के जो नखर होते हैं, नाखून जो होते हैं काफी लंबे होते हैं, जिनको वो अपने अंगुलियों में छिपा करके रखता है। दूसरा क्या होता है कि उसकी जो आंखें वो बिल्कुल सिद्ध में होती है, मतलब वो अपने शिकार के ऊपर बहुत एक तरीके से क्या कर पाते हैं, कंसंट्रेट कर पाते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बात कर लेते हैं उनके शिकार की। तो आप सभी को पता है हिरण सबसे ज्यादा पाए जाते हैं घास स्थल और वनों में। तो हिरण जो है उनके कान जो है वो काफी लंबे होते हैं ताकि दूर पे भी अगर कुछ एक्टिविटी होती है तो उनको पता चल जाए। उनकी आंखें जो है वो यहाँ पर साइड में होती हैं ताकि चारों दिशाओं में वो है जो नजर रख सके। इसके अलावा उनकी टांगे काफी ज्यादा मजबूत और काफी तेज गति से दौड़ने के लिए वो अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं ताकि वो यहाँ पर बच सके। तो ये हमने देखा कि एरिया के अकॉर्डिंग जो भी जानवर है उसमें कुछ ना कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। अब बात करेंगे समुद्र की। तो समुद्र में मछली के बारे में तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया, लेकिन कुछ और जीव भी होते हैं जैसे कि स्क्विड और ऑक्टोपस। इनका शरीर जो है आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता, लेकिन जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जल में चलते हैं, तो शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। इनके भी श्वास लेने के लिए गिल या क्लोम होते हैं। लेकिन डॉल्फिन और व्हेल ऐसे जलीय जंतु हैं जिनके गिल नहीं होते। इनके सिर पर नासाद्वार और वात छिद्र होते हैं जिनके थ्रू ये सांस लेते हैं और जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। समय समय पर समुद्री सतह पर आते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फिर पानी में चले जाते हैं। आपने बहुत बार ऐसा देखा भी होगा कि वो बार बार जो मछलियां हैं, बड़ी बड़ी मछलियां जब पानी से बाहर निकलती रहती हैं, डॉल्फिन व्हेल जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने किसके लिए, ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने के लिए, स्वच्छ वायु को अंदर भरने के लिए ये एक्टिविटी करती रहती है। अब बात कर लेते हैं तालाब और झील की। कि तालाब, झील, यहाँ पर भी कुछ जानवर पाए जाते होंगे, कुछ पेड़ पौधे पाए जाते होंगे। तो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनका तना जो है वो काफी लंबा होता है। वैसे अगर हम देखें तो जड़ों का मेन काम होता है जमीन से पोषक तत्वों को खींचना और पेड़ पौधों को जमीन में स्थायित्व देना। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य काम है वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों को जो है वो जमीन में जकड़ करके रखना या जमीन में उनको लगा करके रखना, ये मेन काम यहाँ पर होता है। ओके, जलीय पौधों में जो जड़ें हैं आकार में बहुत छोटी होती हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है, ये मेन काम होता है जलीय क्षेत्रों में। ये बात आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना है। वैसे नॉर्मल क्या है, पोषक तत्वों को भी खींचना मिट्टी से, ये भी काम होता है जड़ों का। अब यहाँ का जो तना होता है जलीय क्षेत्रों का वो काफी ज्यादा लंबा, खोखला, हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां जो है और फूल जो है वो जल की सतह पर पलवन करते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे हैं वो पूर्ण रूप से पानी में डूबे रहते हैं। यहाँ की जो पत्तियां होती हैं जलीय पौधों की वो काफी ज्यादा संकरी, पतली और रिबन की तरह होती हैं, कटी फटी होती हैं, ताकि पानी जो है उनमें से आसानी से गुजर सके और उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। ओके, तो इस तरीके का चेंज देखने को मिलता है। जो तालाब होते हैं वहाँ पर आप सभी को पता है मेंढक पाया जाता है। मेंढक स्थल पर भी रह पाता है, जल में भी रह पाता है। तो इनकी जो पिछली टांगे होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं, वो उनको छलांग लगाने, शिकार को पकड़ने में सहायता करती हैं। उनके जो अंगुलियाँ जो होती हैं उनमें जाल होता है जिससे वो तैरने में भी आसानी रहती है। तो ये सभी हमने डिस्कस किया कि कौन से आवास में कौन से जानवर और उनमें क्या विशिष्ट गुण। अब जो भी जीव हैं वो सजीव हैं या निर्जीव हैं तो उनके कुछ गुण होते हैं। देखो, जो सजीव होता है उसको भोजन की आवश्यकता होती है। इस बुक के चैप्टर 1 और 2 में हम देख चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं और जीव जो हैं वो अपने भोजन के लिए जंतुओं और पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। ये जो भोजन है वो उन सजीवों को वृद्धि करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और कोई भी जो सजीव है उसमें वृद्धि जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, ये भी एक गुण होता है सजीव होने का। नेक्स्ट है, सजीव जो है वो श्वसन करते हैं। आप सभी को पता है कि जानवर और पेड़ पौधे जो है वो सभी श्वसन करते हैं। पेड़ पौधे जो हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि देखो, पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण।
प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें पेड़ पौधे जो हैं वो CO2 का यूज करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो निकालते हैं इस प्रक्रिया में। मतलब जो हमारा वातावरण है उसमें ऑक्सीजन इस चीज से मिलती है। दूसरा होता है श्वसन की प्रक्रिया। तो पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती है उसमें सूक्ष्म रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पेड़ पौधे श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। अब ये जो श्वसन की प्रक्रिया होती है इसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं कि वो ही इंसानों की तरह, जानवरों की तरह ऑक्सीजन तो लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उससे जो ऑक्सीजन निकलती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है, यहाँ पर जो CO2 निकलती है वो कम मात्रा में होती है, जिसकी वजह से ही जो बैलेंस जो है वो वातावरण में बना रहता है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत अधिक होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलती है उसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू जिस ऑक्सीजन को पेड़ पौधे श्वसन में काम लेते हैं, और इसी वजह से वातावरण में जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो सही तरीके से जो बैलेंस है वो बनी रहता है। दूसरा यहाँ पर ये बताया हुआ है कि सजीव कौन होते हैं। सजीव वो होते हैं कि अगर उनको टच किया जाए या उनको कोई नुकसान पहुंचा जाए तो वो कुछ अनुक्रिया करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि प्रकाश संश्लेषण के टाइम में जो पेड़ पौधे हैं वो एक तरीके से प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं, तो ये उद्दीपन की प्रक्रिया है। बात करें कुछ और पेड़ पौधों की, जैसे कि छुई मुई, जिसको गुल मेहंदी के नाम से भी जानते हैं, तो उसको आप टच करोगे तो वो सिकुड़ जाएगा, नहीं करोगे तो फैल जाएगा। तो ये उद्दीपन के कुछ प्रक्रिया है। सजीव वो होते हैं जिनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया भी होती है। तो उत्सर्जन जो है वो जानवरों, इंसानों सभी में और पेड़ पौधों में भी देखने को मिलती है। सजीव जो है वो प्रजनन भी करते हैं, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पर बता रखा है कि जंतु, इंसान सभी में प्रजनन की प्रक्रिया होती है। पेड़ पौधे जो हैं उनमें भी प्रजनन की प्रक्रिया होती है। सजीव जो है वो गति करते हैं। अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि पेड़ पौधे गति नहीं करते हैं तो वो सजीव नहीं है, लेकिन वो सजीव हैं। ओके, कोई एक तो गुण अगर किसी में ना मिले तो वो इस चीज पर आप ये नहीं बोल सकते कि वो निर्जीव है। ओके, अब जैसे गाड़ियां जो हैं वो तो ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप ये थोड़ा ना बोल सकते हो कि वो सजीव है। तो ये बताया है। अब यहाँ पर एक बात बताई हुई है कि गेहूं की एक बोरी में आपको हाथ डालना है, उसमें आपको लगेगा कि कुछ गर्मी आपको लग रही है वहां पर, तो वो जो बीज जो है वो श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हैं जिससे गर्मी उत्पन्न हुई है। और मतलब बीजों में श्वसन की प्रक्रिया उस समय भी चलती रहती है जब वो सक्रिय नहीं होते हैं। अब यही चीज बताती है कि जीवन जो है वो बहुत सुंदर है, कहाँ कहाँ जीवन है हमें पता ही नहीं है। अब इस चैप्टर का जो एक सारांश है वो हम देख लेते हैं कि किसी भी स्थान का जो परिवेश जिसमें पेड़ पौधे और अन्य जीव रहते हैं उसको आवास बोलते हैं हम। और एक ही आवास में एक ही समय बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु रह सकते हैं। किसी विशेष आवास में रहने के लिए पेड़ पौधों में कुछ विशिष्ट लक्षण और स्वभाव आ जाता है जो उसको परिवेश में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। वो जो स्वभाव है, वो जो प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं अनुकूलन। आवास अनेक प्रकार के होते हैं जिसमें स्थलीय और जलीय आवास में इसको वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न आवास में सजीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके समझो, अपने आसपास वाले एरिया में देखो, आप देखते हो कि पेड़ पौधों की, जीव जंतु की बहुत सारी वैरायटी आपके पास पाई जाती होगी। और यहाँ पर बता रखे हैं कि पेड़ पौधे, जीव जंतु ये जो है सूक्ष्म जीव जो है वो जैव घटक बनाते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप ये जो है अजैव घटक है। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण है। भोजन की आवश्यकता होती है सजीवों को। श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि और गति करते हैं सजीव। तो ये हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे अदर इनिशिएटिव जो हैं उनको भी जा करके व्यू कर सकते हो। ओके, थैंक यू।